press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो उसको सभी साझेदारों के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है। तो जब हम साझेदारों को किसी भी रूप में इस प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं तो सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। किसी भी नाम से साझेदारों को कोई भी अमाउंट उस प्रॉफिट में से दिया जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का अगर सामान्य अर्थ लगाया जाए, इसका मतलब होता है उपयोग करना, उसको प्रयोग कर लेना, या शुद्ध हिंदी में है विनियोग कर लेना। तो विनियोग कहें तो बात कम समझ में आती है, लेकिन जब हम उसको उपयोग कर लें तो हमारा कोई सामान पड़ा है, हमारे कोई चीज़ है जिसको हम लोग उपयोग कर लेते हैं, अलग अलग रूपों में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हम क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो जब इस फर्म का प्रॉफिट होगा तो उस फर्म के प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। जो भी रेशियो इनका है लाभ हानि बांटने का, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को, इस लाभ को बांट सकते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट को ये लोग कई नामों से लेते हैं, यानी कई नामों से लेकर अपने कैपिटल में रखें, जो मुझे शो करें। तो उस प्रॉफिट को जो हम डिफरेंट नाम से इनको देते हैं तो उसका नाम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट को जो हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं कि किस प्रकार कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट का इस्तेमाल करता है, उस लाभ को कैसे कैसे उपयोग करता है, उस प्रॉफिट को किस किस नामों से बांटता है, इसको हम लोग एक अकाउंट बनाकर दिखलाते हैं। और उसी अकाउंट का नाम हम लोग रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि असल में यह प्रॉफिट का भी हम लोग एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, यानी पार्टनर्स में अलग अलग नामों से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, और कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अगर इसको अलग अलग नामों से पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तब भी हमारा प्रॉफिट बचा रहता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बांट देते। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही खेल चल रहा, कभी इंटरेस्ट के नाम से, कभी सैलरी के नाम से, कभी बोनस के नाम से, इस अलग अलग नामों से, कभी कमीशन के नाम से ये पार्टनर लोग ले रहे हैं। उस प्रॉफिट को ये लोग इन्हीं सब नामों से लेते जा रहे हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट को इन्हीं नामों से बंटवारा कर रहे हैं, और जो बच जाएगा, जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का, उसको फिर ये रेशियो में बांट कर खुद ले लेते हैं। तो यही जब काम हमें करना होता है तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, सामान्यतः मैंने कह दिया कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग को और एक्सटेंड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और एक्सटेंड करेंगे और बढ़ाएंगे और विस्तार करेंगे तो उसके अगला पोर्शन में ये अकाउंट आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। और क्यों बढ़ाया है? क्योंकि जो लाभ आया है, जो नेट प्रॉफिट आया है, उस नेट प्रॉफिट को किन किन नामों से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, तो कई नामों से बांटा जाएगा। उसको दर्शाते हुए, उसको दिखलाते हुए ये अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ खास बातों पर, कुछ खास पॉइंट है, ये बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। उन खास बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं जिन पर आप गौर करेंगे ये अकाउंट बनाते समय। तो पहली बात यह है कि यह एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर जब भी होगा तो ये नॉमिनल अकाउंट है। खासतौर पर जो +2 के जो स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं,
तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर यहाँ तक कि नॉमिनल अकाउंट हो गया। जो दूसरी बात इसमें लिखी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका एक्सटेंशन है ये अकाउंट। और ये भी +2 के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार बार पूछता है इस तरह से। इस प्रकार हमने पहले पॉइंट को बता दिया, दूसरा बता दिया। तीसरा पॉइंट है गवर्निंग बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जितने आइटम्स पार्टनर्स को दिए जाने हैं उसी को इसमें लिखा जाता है। यानी पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही आइटम में इस प्रॉफिट को बंटवारा किया जाता है, बांटा जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें नहीं लिखी गई हैं कि पार्टनर्स को सैलरी के नाम पर, बोनस के नाम पर, कमीशन के नाम पर देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, तब वो बातें इसमें नहीं आएंगी। अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बातें लिखी गई हैं कि सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, तभी उस सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट को हम लोग इस अकाउंट में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह इसमें आइटम लिखे जाएंगे वो गवर्निंग होते हैं कैसे, पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड के हम मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इस पॉइंट के बारे में तो ये भी ध्यान रखना है इसका कि एग्रीमेंट में है या नहीं है। जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट को ये समझना है कि ये जो है एक रिफ्लेक्शन है, ये एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। किस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो हमारे फर्म के जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट, उसको कैसे बांटा जा रहा है, किस किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हमने चर्चा कर दिया है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज a distribution statement of net profit between all partners as per their agreement। इसमें जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, वर्ष के या साल के जो भी हमारे नेट प्रॉफिट हुए हैं, जो फर्म के नेट प्रॉफिट है, उनका कैसे बंटवारा किया जा रहा है, उसी का यह अकाउंट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी इस अकाउंट के बारे में क्या चीज है। जो पांचवी बात है, इट डज नॉट शो डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना है कि जो हम ये अकाउंट बनाएंगे तो बनाते बनाते बंटवारा करते लास्ट में इस अकाउंट का या तो सीआर बैलेंस आ सकता है या फिर डीआर बैलेंस आ सकता है। इसमें चौकन्ना रहने वाली क्या बात है कि जब आप प्रॉफिट को बांटते जाओगे तो या तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो खत्म हो जाएगा, या हो सकता है कुछ बच जाए। तो प्रॉफिट हमेशा सीआर बैलेंस होता है। उस सीआर बैलेंस का बंटवारा आपने कर दिया तो माइनस में तो होगा नहीं, वो माइनस को तो बांट नहीं सकते। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस अकाउंट का सारे बंटवारा करने के बाद या तो बैलेंस आएगा ही नहीं, अगर बैलेंस आता भी है तो सीआर बैलेंस ही आएगा, यानी इसका डीआर बैलेंस नहीं आएगा। वही बात इसमें कही गई है। तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस बहुत कम चांस है आने के लिए। वो कब आ सकता है बाद में बताएंगे चीज को। फिलहाल आप ध्यान रखिए, ये डज नॉट शो डेबिट बैलेंस, कभी ये डेबिट बैलेंस नहीं दिखाता, आप इसको मान के चलिए। तो डेबिट बैलेंस नहीं दिखाता है तो कौन बैलेंस दिखाता है? सीधी सी बात है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या बैलेंस नहीं हो सकता, समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि सभी पार्टनर ने इसका बंटवारा कर लिया डिफरेंट नाम से। तो हो सकता है जब खत्म हो गया तो बैलेंस ही नहीं आएगा, अगर कुछ बच जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर यहाँ तक है? तो ये भी पॉइंट क्लियर हमने कर दिया चीज को। देखते हैं छठा पॉइंट में क्या है। एनी अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर्स है उनको कोई भी अमाउंट जो ड्यू है। अब देखिए कौन कौन से अमाउंट ड्यू है पार्टनर को। पार्टनर को ड्यू हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को ड्यू हो सकता है बोनस, पार्टनर को ड्यू हो सकता है कमीशन, पार्टनर को ड्यू हो सकता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर।
तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो पार्टनर्स के ड्यू हो सकते हैं, तो इस पर वही लिखा है कि एनी अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू हो सकते हैं। नाम हमने सबका बता दिया, लेकिन यहां ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स के जो लोन है, पार्टनर्स कई बार फर्म को लोन दे सकते हैं, तो जब फर्म को पार्टनर लोन देंगे तो उस लोन पर इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस आइटम है, उस एक्सपेंस को यानी पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी जितने आइटम दिए हैं, जो ड्यू है पार्टनर को दिया जाएगा डिफरेंट नाम से, वो सब के सब क्या है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, यानी प्रॉफिट का प्रयोग है, प्रॉफिट का विनियोजन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सैलरी भी पार्टनर को जाएगा, कमीशन भी पार्टनर को जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को जाएगा, ये सब उन्हीं को जाएगा। और कहीं पार्टनर ने लोन दिया है तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी पार्टनर को ही जाएगा। तो पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट, वो उसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता है। और जो एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा प्रॉफिट का, वो आइटम इस अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना। यानी इस अकाउंट के अंदर जो भी आइटम आ रहा, जो भी आइटम पार्टनर्स को दे है, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, इसको ध्यान रखना है। यानी प्रॉफिट का बंटवारा या प्रॉफिट का प्रयोग माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट को छोड़कर जितने आइटम पार्टनर को पेएबल है या ड्यू है, वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। ये बात समझ में आ गई। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वही आइटम इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। 7वें पॉइंट पर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी जो बात चली थी, जो पार्टनर्स के लोन है उसका जो इंटरेस्ट है, और रेंट पेएबल टू पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के अपने प्रीमिजेज हैं जिसमें ये बिजनेस चल रहा है, तो अगर किसी और से ये लिया गया होता तो रेंट देना पड़ता, तो खुद किसी पार्टनर का है तो उसका रेंट अगर बनता है तो वो रेंट जिसका प्रीमिजेज है उस पार्टनर को जाएगा, उस पार्टनर को ड्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो, और पार्टनर के अपनी बिल्डिंग में बिजनेस चल कर रहा तो वो बिल्डिंग का जो रेंट बनेगा, ये दोनों आइटम ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। इसे सुनिए एक बार, पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। पार्टनर के अपने बिल्डिंग में ये बिजनेस चल रहा तो उसका जो रेंट हो रहा है, वो रेंट भी क्या है, पार्टनर को तो जाएगा, लेकिन वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आकर के सीधे वो पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर्स आर चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, एक प्रभार है। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो चार्ज होता है वो पीएल अकाउंट में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। और जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाता है। तो दो आइटम है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज, वो आइटम कौन सा है, पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट है और पार्टनर्स को जो रेंट दिया जाएगा, ये दोनों आइटम प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक चार्ज है, इसलिए पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब बाकी जो आइटम ड्यू है पार्टनर को, वो सब प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन है, इसलिए वो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो 7वां पॉइंट भी बात समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट में आते हैं।
ये एक मुश्किल पॉइंट है, 8वां पॉइंट थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि यदि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बात की व्यवस्था है, ये प्रोविजन है कि जो पार्टनर्स हैं उनको सैलरी, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको बोनस, उनको कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, अभी बताए थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है, इसमें आएगा, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट बट नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्या चीज है? ये चार्ज नहीं है प्रॉफिट पर। ये चार्ज मतलब माने हर हालत में देना नहीं है, प्रॉफिट रहेगा तभी देना है। इफ देर इज नो प्रॉफिट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। इसमें यही मतलब है, अगर चार्ज लिखा जाएगा, प्रभार लिखा जाएगा, तो चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो, हर हालत में उस एक्सपेंस को पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। क्लियर है? अब पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और ये जो इंटरेस्ट है इस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट हो या ना हो। कब? अगर वो चार्ज के रूप में है तो। अगर चार्ज के रूप में नहीं है तब उसका बन जाएगा, जब प्रॉफिट रहेगा तभी इसमें इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं इसके दो केसेस हो सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि नॉट ए चार्ज, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर प्रभार नहीं है, तब दो केस बन सकते हैं। वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या तो प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसके बराबर है या उससे कम है। ये केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस और इक्वल टू प्रॉफिट। ध्यान रखना है, उस प्रॉफिट के अमाउंट से यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कम है या उसके बराबर है। तो वैसे हालत में इंटरेस्ट की पूरी राशि इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। कब? वो चार्ज नहीं है तब। कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तब थोड़ा सीन बदल जाएगा। सीन क्या बदलेगा? हर हालत में वो देना पड़ेगा, प्रॉफिट है चाहे नहीं है। लेकिन अगर ऐसे चार्ज वर्ड नहीं लिखा है तो वो तभी हम लोग देंगे, अलाउ करेंगे, जब उसके लायक प्रॉफिट अवेलेबल है। तो दो कैसे आ गया? जब अमाउंट ऑन इंटरेस्ट आइदर लेस और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, तब इसके पूरे के पूरे अमाउंट हम लोग चार्ज करेंगे, इसमें लिख देंगे। दूसरा केस बन सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट और बचे हुए हमारे प्रॉफिट का अमाउंट में डिफरेंस है, यानी इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मोर देन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम है और उससे ज्यादा, उससे अधिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, तब कैसा होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अधिक है, अगर हम यहाँ डेबिट करते हैं तो फिर इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, जबकि ये मना कर रहा है कि डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। वैसे हालत में व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ए चार्ज ऑन प्रॉफिट बट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देन जो प्रॉफिट का अमाउंट बचा है उस अमाउंट के बराबर ही, उस अमाउंट के बराबर ही इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, इसमें लिखेंगे। अब दिक्कत क्या है? जो भी पार्टनर हैं उनके इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल पर, और उनके कैपिटल पर जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है उसी रेशियो में जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइड कर देंगे। अमाउंट, जो प्रॉफिट का अमाउंट बैलेंस बचा है, उस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर में बांट देंगे, और बांटने के बाद फिर इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख से ये लिखा हुआ लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पहला 8 नंबर आप समझ गए। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि एग्रीमेंट में है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है बट इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। तो वैसे केस में ये इंटरेस्ट के अमाउंट हमारे बचे हुए प्रॉफिट के अमाउंट के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ऐसी हालत में इंटरेस्ट की पूरी अमाउंट इसमें हम लोग डेबिट करेंगे पार्टनर वाइज। एक और भी केस हो सकता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का अगेंस्ट में चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से अधिक है। तो जब अधिक होगा तो समस्या आ जाती है। तो करना क्या है, उस जो बैलेंस प्रॉफिट है उसी को बांटना है। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है अलग अलग पार्टनर का हमने निकाल रखा है, तो अलग अलग पार्टनर के जो इंटरेस्ट आए हैं उसका रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करके और यहाँ इस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। ये कहानी है इसकी। लेकिन ये बात 9 नंबर पॉइंट में थोड़ी अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर कहीं हमारे एग्रीमेंट में ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पर वो चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि हर हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो। तब क्या करेंगे, तब वैसे हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की राशि अमाउंट जितना भी है अधिक है या कम है वो पूरे के पूरे इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और वैसे हालत में एक सीन बचता है कि तब इसका डीआर बैलेंस आ सकता है। तब ये जो है ना एक्सेप्शनल रूल लिखा है ना, नॉट शो डेबिट बैलेंस, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डीआर बैलेंस हो सकता है इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है। तो ये बात भी अब समझ गए 9 नंबर। तो ये सारे पॉइंट समझने के बाद हमें देखना है कि अब इसका प्रोफार्मा क्या है, फॉर्मेट क्या है। इस फॉर्मेट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ज़्यादा आइटम नहीं है, बहुत कम आइटम है। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ से नेट प्रॉफिट आया होगा, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं इसके सीआर साइड में। और क्या लिखा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। वह नेट प्रॉफिट जिसमें से कोई भी उपयोग नहीं किया गया, कोई भी मात्रा किसी भी नाम पर प्रयोग नहीं किया है, बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो शुद्ध लाभ जो आया है, जो नेट प्रॉफिट आया है, उस अमाउंट के यहाँ नोट कर लेते हैं। ये कहाँ से आता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, यहाँ लिख दिया। दूसरी बात, हो सकता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने ड्राइंग कर रखा हो और हमारे एग्रीमेंट में उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट का प्रोविजन हो। तो जो भी इंटरेस्ट का प्रोविजन होगा, जिस रेट से हो या अमाउंट निकाल कर दे दे, उस इंटरेस्ट अमाउंट ऑन ड्राइंग्स को भी हम लोग इस अकाउंट के सीआर साइड में नोट करते हैं। जैसा कि ड्राइंग अलग अलग पार्टनर का हो सकता है, तो जिस पार्टनर का ड्राइंग होगा उस पर उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो हम पार्टनर के नाम पर लिख देंगे। अब चाहे जितने पार्टनर हो, जिसने ड्राइंग किया होगा, जिसका इंटरेस्ट बनेगा ड्राइंग पर, उसी के इस हेडिंग के नीचे उसी के नाम पे सामने अमाउंट लिखेंगे। अब सबने कर रखा है तो सबका इंटरेस्ट बनता है, तो सबके यहाँ नाम लिख करके, यहाँ पर एक एजम्पशन है कि हमने 2 ही पार्टनर माना है, तो उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपस में जोड़कर आउटर कॉलम में हम दिखला देंगे। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट इसके सीआर साइड में 2 आइटम आने के पूरे चांस है। कभी कभी क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, जैसा होगा केस वैसा हम लोग काम करेंगे। अब आते हैं इस साइड में, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला आइटम हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे एग्रीमेंट में इस तरह की व्यवस्था है, एज पर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, अगर ये प्रोविजन है कि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है या अमाउंट सीधे दिया हो सकता है क्वेश्चन वगैरह में। अगर कैलकुलेट करना है कैपिटल पर तो एक रेट दिया होगा, उस रेट से, इंटरेस्ट का रेट से
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो उस पर निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस पर, क्लोजिंग बैलेंस पर नहीं। यानी वर्ष के शुरू में जो कैपिटल का बैलेंस है उस कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल बट रेट इज, तो उस रेट से आप कर सकते हैं। अब देखना है कि जिस पार्टनर का जितना जितना कैपिटल है उसी कैपिटल पर निकालेंगे और उसके नाम के सामने यह नोट करके टोटलिंग मारेंगे और इंदर कर देंगे। तो डेबिट साइड का पहला आइटम हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एक ही बंदे का है तो उसके नाम पर लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगी। दूसरा आइटम सैलरी टू पार्टनर्स। ये सैलरी टू पार्टनर्स ये भी एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में है पार्टनर्स को सैलरी देने की व्यवस्था है तो ऐसे ही लिखेंगे, इस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। जिस पार्टनर को सैलरी देना है वो तो एग्रीमेंट में लिखा है, किसको देना है, सबको देना है, एक को देना है, किसको देना है। तो जिस पार्टनर को सैलरी देना है उसका इस हेडिंग के नीचे नाम लिखिए और सामने उसका सैलरी लिखिए और जोड़ करके बाहर कर दीजिए। हो सकता है कि एग्रीमेंट में किसी एक ही पार्टनर को देना है तो जोड़ना क्या है, सैलरी टू ए, सैलरी टू बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो इसके डेबिट साइड में आने वाले दूसरा आइटम हमने बता दिया। ये सब एग्रीमेंट में होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा आइटम कमीशन। थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है कमीशन टू पार्टनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट में पार्टनर्स को कमीशन देना है। If there is provision for commission to partners in our agreement, then इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि सभी पार्टनर को मिल रहा है कमीशन, या उनमें से किसी एक को मिल रहा है, या उनमें से किसी दूसरे को मिल रहा है। जिस पार्टनर को ये कमीशन अलाउ होगा उसको इसके नीचे नाम, जैसे ये लिखा है ना, ऐसे ही नाम लिख देंगे, कमीशन टू पार्टनर्स ए बी सी डी, और जो भी अमाउंट उनका कमीशन का है उसको जोड़ करके बाहर कर देंगे। एक ध्यान रखना है कि एक कमीशन का अमाउंट बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार ये सैलरी का अमाउंट बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपस में इनका बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है केस कैसा है। तो कमीशन टू पार्टनर्स में हो गया, डेबिट साइड में आ गया, ये भी खत्म हमने कर दिया। चलिए ये भी हो गया। एक और आइटम हो सकता है कि अगर इन लोगों ने राय कर रखी है, एग्री है कि अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा एज पर एग्रीमेंट, एज पर पार्टनरशिप डीड, अपने प्रॉफिट का एक खास हिस्सा या खास पोर्शन ये लोग किसी रिजर्व के नाम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन उस रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर एग्रीमेंट में है कि ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, देन दिस आइटम विल बी रिकॉर्डेड ऑन डियर साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो वो भी यहाँ पर आ चुका है। चलिए जो भी फिगर आप ट्रांसफर करेंगे किसी रिजर्व में वो भी आ जाएगा। ध्यान रखना है कि इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ एनी रिजर्व। तो अगर प्रॉफिट है तो रिजर्व में भी जा सकता है, प्रॉफिट नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ से रिजर्व में जाएगा। तो सब का सब ये प्रॉफिट का ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। ट्रांसफर करने के बाद जहाँ जहाँ एप्रोप्रिएट करना है सब कर दिया। हो सकता है कि लास्ट में कुछ बैलेंस फिर बच जाए, तो जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का ही हिस्सा बचेगा। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने एप्रोप्रिएट कर दिया, एप्रोप्रिएशन कर दिया, फिर भी कुछ बच जाएगा तो अंत में पार्टनर ही तो लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड एनी बैलेंस इन द नेम ऑफ नेट प्रॉफिट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग रेशियो। तो जो उनको रेशियो है, अगर इस अकाउंट का अंत में कोई बैलेंस बचता है तो इनके रेशियो में उस बैलेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद या तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या उनके कोई करंट अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र होगा। और ये लास्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल
या करंट अकाउंट। अब ये हो सकते हैं कि ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ऐसे हो सकते हैं। तो नीचे उनका नाम लिख दिया और जो उनके हिस्से में अमाउंट आया है उनके नाम के सामने वो अमाउंट लिख दिया और वो सारे अमाउंट जोड़ करके आउटर कॉलम में दिखला दिया हमने। इस प्रकार ये अकाउंट हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुकम्मल हो जाता है। तो बड़ी सावधानी के साथ बात को समझते हुए आप चाहें तो इसको मुकम्मल कर सकते हैं। फिर हमने अपना टोटलिंग कर लिया, सब कुछ ख़त्म, कहानी हो गई। और इस प्रकार हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखना है इसमें जो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 है, थोड़ा इसको गौर से देखना जरूरी है और ध्यान रखना है इसको। अक्सर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है इस केस में। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अगर पसंद आया तो हमें सुझाव देना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़रूर, इस चैनल को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।